इनको लोग छोड़ क्या, कोटा में आदमी भेजा नहीं जाता, छोड़ा जाता है। जा बेटा, अब जो करेगा तेरा एलियन कैरियर पॉइंटर बंसल ही करेगा। तीनों से कह देना पेमेंट भिजवा देंगे। ब्रांडिंग हो रही है तो पैसा तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस बहुत बड़ी जनता जनार्दन में यहाँ उपस्थित हुए। आज 14 तारीख है। मैं खुद से ये प्रॉमिस करता हूँ, ये प्रतिज्ञा करता हूँ आज की रात कि मैं कोई भी राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, क्योंकि इस मजमे में राजनेता भी हैं। मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात कहूं जिससे नेताओं की आत्मा को ठेस पहुंचे, हालांकि उनके पास होगी, इस बात का मुझे शक है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बच रही है, नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें देर में समझ में क्यों आती है? ढंग से समझना शुरू कर दो, वरना एमईटी में मिलोगे आईआईटी की जगह। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ आपको ऐसा सुनाऊं जो आपने पहले ना सुना हो, या नया हो, या कुछ पुराना ताजा सब मिला के मैं आपको सुनाऊं। आप जो आगे लोग जो बात कर रहे हैं, कृपया आप बातचीत जारी रखें। अभी आदरणीय सत्तन जी तक ये रथ पहुंचना है, उनको आपको सुनना है, और मैं भी क्रम में हूं। मैं बधाई देता हूं इस आयोजन को, आजादी के स्वर को, भाई ओम बिरला जी को, कि कम से कम एक विधायक ने तो सोची कि तिरंगा फहराया जाए पूरे देश में, पूरे शहर में। क्या बात है, क्या बात है, वाह! इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अन्यथा तो कर्नाटक की असेंबली में तो कुछ और करते पाए गए थे, लेकिन यहाँ अच्छा हो रहा है कि यहाँ तिरंगा फहराया जा रहा है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ सबसे पहले और मन बनाता हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश के बहुत लड़के हैं, बिहार के लड़के हैं यहाँ पर। तुम हो मत करो, पता चल जाता लोगों को। कोटा का नाश तुमने ही मारा है। देखो, ये इसमें कोई ज्यादा लज्जित मत हुआ करो जब ये राजस्थान राजस्थान चिल्ला है, वीर भूमि राजस्थान। अरे हम क्या करें इसमें यार? हमें जहां पैदा होना था इसमें हमारी राय मांगी गई थी क्या? जहां माता पिता की सहमति हुई और जहां प्लॉट खाली था वहां प्रकट हो गया। हमसे पूछी थी क्या? नहीं तो हम भी हाड़ौती में आ जाते, मेवाड़ चले जाते। मैं पिछली बार जयपुर गया तो वहां के वाइस चांसलर ने कहा कि हम वीर भूमि राजस्थान में कुमार विश्वास का स्वागत करते हैं। मैंने कहा मैं वीर भूमि उत्तर प्रदेश से आपका स्वागत स्वीकार करता हूं। बोले आप क्यों वीर? मैंने कहा तुम क्यों वीर? बोले हमारे यहां महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैंने कहा इसमें तुम्हारा क्या योगदान? हमारे यहां मुलायम सिंह पैदा हुए तो हमने अप्लाई करा था क्या? इसमें क्या करोगे आप? बोले आप जानते नहीं है। मैंने कहा बताते नहीं है। बोले हम वीर हैं। मैंने कहा कैसे? बोले हम वीर इसलिए क्योंकि हम बात पर ध्यान दे देते हैं। मैंने कहा यूपी चल बिना बात देते हैं। बात पे तो सभी देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला, ये तो हम ही कर सकते हैं। ये कॉमनवेल्थ हमारे यहाँ होता है। बोले आप समझते नहीं है। मैंने कहा आप समझा ही नहीं रहे। बोले हमारे यहाँ की महिलाएं वीर हैं, जैसा उस बच्ची ने बताया। हमारे यहाँ की महिला इतनी वीर हैं कि भरतपुर में हमारे यहाँ की एक महिला अपने शहीद पति के शव को चिता तक छोड़कर आई। मैंने कहा यूपीआ जिंदा को धरी आती हैं, मरे को क्या छोड़ना? मैंने कहा वरना मिल मायावती से खुद ही जाकर बैठ जाएगा कि बहन जी मैं तो जा रहा। तो उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए होनहार बालकों, होनहार तो तुम हो गई, मैंने शब्द बिगाड़ दिया। बिल्कुल भी लज्जित मत होना, बल्कि ऐसी हरकत करना कि ये लज्जित हो जाए। अच्छा देख रहे निशा मुनि, अब तू दुर्गा दान जी का हुआ भाई, तो इसमें क्या तेरा क्या योगदान यार? इसके लिए धन्यवाद दुर्गा दान जी को कि तू हुआ। मैं दिल्ली से लखनऊ गया एक दिन शताब्दी में, ओम जी, तो मेरी बगल में एक अंग्रेज आके बैठा एग्जीक्यूटिव क्लास में। वो मुझे घूर के देखता रहा गाजियाबाद तक दिल्ली से, फिर घूर के मुझसे बोला आप तो कुमार विश्वास हैं। अच्छा, मैंने कहा बात वहां तक पहुंच गई? बोले नहीं नहीं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रोफेसर नियुक्त हुआ हूं, अब भारत की नागरिकता लेने की सोच रहा हूं। मैंने कहा स्वागत है, आप नागरिकता लेना चाह रहे हैं, वरना करोड़ 2 करोड़ तो वैसे ही घुस आते हैं हमारे यहाँ। अपनी धर्मशाला बड़ी है,
कोई दिक्कत विक्कत का काम नहीं है। भारत बड़ा देश है यार, आओ आओ जाओ, छोटा मोटा काम नहीं है। अब ये पाकिस्तान को लेके चिंतित हुआ फिर रहा है पाकिस्तान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज उनका स्वाधीनता दिवस है, बर्थडे बन रही है, तुम गाली बक रहे हो। पाकिस्तान के कोई नोटिस लेना चाहिए। हमारा देश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है? अगले का जितना टोटल बजट है उतना तो अपन कॉमनवेल्थ में खा गए। एक बार कलमाड़ी से कह देंगे भाई साहब इस साल मत करो, तो पाकिस्तान का पूरा बजट बन जाएगा टोटल अपना। और लड़ाई वड़ाई क्या है, कुपवाड़ा में फायरिंग हो रही है, छिटपिट पटाखे चल रहे हैं। देखो अभी सबको पता है लड़ाई वो शुरू करेगा, खत्म हम करेंगे, सबको पता है। आप 3 बार लड़ चुके, वो 3 बार शुरू उसने करी, निपटाई किसने? अभी उन्होंने फ्रांस से जहाज खरीदे मिराज, तो ट्रेनर बुलाए, ट्रेनर 25-30 जहाज के, उसने बताया ट्रेनर ने ये मिराज हैं, ये ऐसे रनवे पे जाएंगे, ऐसे उड़ेंगे, ऐसे मिसाइल फेंकेंगे, ट्रेनिंग समाप्त। किसी को कुछ पूछना है क्या? तो एक पाकिस्तानी पायलट ने पूछा, बोले साहब उड़ाने की बता दी, उतारने की भी बता दो। बोले बेटा तुम तो उड़ाओ, उतार तो इंडियन आर्मी अपने आप लेगी, तुम क्या कर रहे हो? बहुत अच्छे, ठीक है, वो उनका राष्ट्रीय कार्यक्रम है, करते रहते हो। तो वो मुझसे बोला कि आप तो कुमार विश्वास हैं, मैं तो भारत की नागरिकता लेना चाह रहा हूं। मैंने कहा अच्छा है, स्वागत है, अतिथि देवो भाव, आओ रहो, वैसे ही हमारे यहाँ काम है, दूसरे देशों से आए हुए, तुम भी आओ। तो बोले पर एक बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले 28 प्रदेश हैं, अब तो एक और हो गया है तेल लगाना। तेल लगाना नहीं, तेलंगाना। बोले हाँ मतलब कोई ऐसी आना आना है। मैंने कहा ऐसे नहीं, मुश्किल से मिला, 40 साल लड़े पट्टे तब जाके मिला। चाची ने बिल्कुल इलेक्शन से ठीक पहले दिया है। बोले कि आप मुझे सभ्यता से बात करता हूं। देखो मैं अभी मैंने एक टीवी चैनल पे कह दिया कि जीजा जी ने ऐसा क्यों करा, तो एक कांग्रेसी मुझसे लड़ मरा। बोले देखिए कुमार विश्वास कितनी बदतमीजी से बोलते हैं। मैंने हद कर रहे हो यार, अपनी बहन के पति के अलावा पहली बार किसी के पति को जीजा जी कही है, उसमें भी तुम लड़ रहे हो। भाई प्रियंका गांधी कौन है? हमारी बहन हुई ना हुई, उनके पति क्या हुए? हमारे जीजा जी हुए। अब वो नालायक है, चोर है, डकैत निकल के, बात अलग है। उस पर बहस कर लेंगे अलग से, लेकिन जीजा जी तो जीजा जी है। हम सभ्यता से बोलते वो बर्दाश्त नहीं, बताओ इन्हें। बोले संसदीय बातें करते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई तकलीफ क्या है आपकी? बोले साहब इतने सारे प्रदेश है, पहचान में नहीं आता, मतलब कौन सा किस प्रदेश का है। अमेरिका में तो सब एक जैसे लगते हैं। मैंने कहा हमारे यहाँ भी सब एक जैसे, थोड़ा 3 प्रदेश अलग हैं। बोले कौन कौन से? मैंने कहा हरियाणा, पंजाब और यूपी। बोले ये भारत नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, ये महाभारत है। बोले हाउ आई विल रिकॉग्नाइज, मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने कहा 8 घंटे में तेरे साथ चल रहा हूं, तेरा ओरिएंटेशन करा के उतरूंगा। मैंने कहा मैं तुझे ऐसा कर दूंगा कि तू लखनऊ स्टेशन पर जब उतरेगा तो आदमी देख के चिल्लाया करेगा यूपी यूपी यूपी। मैंने कहा तेरे डीएनए में चला जाएगा ये। तेरा बच्चा होगा तो नस देख के पहचान लेगा कि हरदा की है कि हरदोई की है। गुरुजी के यहाँ की। बोला मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। मैंने कहा 3 साल से मैं आभारी करवा रहा हूं, आज तेरे लिए सही। थोड़ी देर में सामने से एक चौधरी साहब आए, हरियाणा के मूंछ वाले, सामने बैठ गए। मैंने कहा देखिए हरियाणा है। बोले हरियाणा है, इनसे किस विषय पर बातचीत करूं? मैंने कहा विषय वासना की जरूरत नहीं है, तू हरकत कर, ये तुझसे बात करेगा। जैसे इसने करी हरकत, अभी ये चुप रहता तो पता थोड़ी चलती कि करनाल से आया है। तो बोला क्या हरकत करूं? मैंने कहा इसे घूर के देख और मूंछ पे ताव दे। अंग्रेज ने चौधरी को घूर के देखा और मूंछ पे 4-5 बार ताव दिए। चौधरी उठा और 2 लपड़ कान पे लगाए। सरे के खेत है नहीं और हल चला रहा है। तो वो पिट गया बेचारा। बोला मैंने क्या किया? मैंने कहा तैने थोड़ी किया, इसने किया, इसमें तेरा कोई औचित्य ही नहीं था। थोड़ी देर बाद सामने से सरदार जी आए। मैंने कहा ये पंजाब है। बोले इनसे किस विषय पर? मैंने कहा विषय नहीं चाहिए, सिर्फ हरकत कर। बोले मतलब? मैंने कहा सरदार जी से जाके पूछ, सरदार जी 12 बज गए क्या? उसने सरदार जी से पूछा, सरदार जी 12 बज गए क्या? सरदार ने उठा के मारा। वाहे गुरु जी दी फतेह, वाहे गुरु जी दी खालसा।
भाई सरदार खुददार होते हैं, सभी मनमोहन सिंह थोड़ी होते हैं। और तो बेचारा पिट गया, लाल तो था ही और लाल हो गया। बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। मैंने क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं किया। उसने बताया कि वो पंजाब का है। बोले अगर वह हॉरेबल टेरेबल, अगर ये दो स्टेट्स इतने खतरनाक हैं तो यूपी कैसा होता होगा? मैंने कहा पिटवा कौन रहा है? और अच्छे तो हम उस उत्तर प्रदेश से आए, इसलिए बिल्कुल लज्जित मत होना इस बार। ये राजस्थान के लोग हैं तो इसमें इतना क्या गर्व यार। राजस्थान आए ठीक है, अच्छी बात है। मैं राजस्थान आता हूं तो ये मुझे गिल्ट में डालना चाहते हैं, जैसे मैंने कोई राष्ट्रीय अपराध ना कर दिया हो यहां ना पैदा होके। भाई अगली बार ध्यान रखूंगा, हिंदू आदमी हमारा तो बहुत दिन से चल रहा है लफड़ा। अगली बार यहाँ कोटा में पैदा हो जाएंगे, कुछ ना सही तो कोचिंग ही खोल लेंगे। कोचिंग का नियम है, जिनका एडमिशन नहीं होता बाद में कोचिंग खोलते हैं, और जिनका हो जाता है वो इंजीनियर बन जाते हैं। इसमें क्या है? तो मैं आपको 4 पंक्तियां पहले सुनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तक बात पहुंचेगी। निवेदन करता हूं जहां जहां से मुझे याद आता चलेगा, निवेदन करता हूं। बेटा बैठते पप्पू, बहुत अच्छा बच्चा। इसमें क्या बात है? पप्पू, भारत में पप्पू और मुन्नियां दो हर जगह पाई जाती। पहले मुन्नी होती थी, वो बदनाम कर दी भाइयों ने। कोई नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझसे पत्रकारों ने भी पूछा, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। अब लोग कह रहे हैं कुपवाड़ा में हमला हो गया, आरटीआई के अंदर दल आना नहीं चाहते, राहुल गांधी जी को कोई समाचार ही क्यों नहीं रहता? तो उनका दोष ही नहीं है, पोगो पे आता ही कहां है। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं मैं करूंगा, मैं कोई राजनीतिक, मैं सबका सम्मान करूंगा। और देखो मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग अपने नेताओं का सम्मान करना नहीं जानते, अन्यथा हमारे नेता पूरी दुनिया में काम आ सकते हैं। अब जैसे गोपाल कांडा हरियाणा के गृह मंत्री थे, कितना उन्होंने देखिए कितना बड़ा कस्टमर केयर का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पास 75 सीट का जहाज था और 300 एयर होस्टेस काम पर रख रखे, एक एक आदमी के पीछे 4-4। सर लेते क्यों नहीं है सर? आप बताए ना सर, आप क्यों नहीं ले रहे सर? इसे कहते कस्टमर केयर। जैसे हमारे एनडी तिवारी जी, अगर वो किसी और देश में होते तो च्यवनप्राश के विज्ञापन पे काम आया करते। तिवारी छाप च्यवनप्राश, एक चम्मच खाएं और किसी भी आयु में काम पर जाएं। लेकिन हमने उनका उपयोग नहीं करा, हम अपने नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, मैं सबका सम्मान करूंगा। आज रात मैं किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेंगे, निवेदन कोशिश करता हूं और आप तक पहुंचता हूं। कि पुकारे आंख में चढ़कर, कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। ये जो नई जनता छोड़ी गई है, जिन्हें फ्रंटियर से डीलक्स से मम्मी पापा, एक तो तू बरमूडे में आया और चिल्ला ऐसा रहा जैसे बुर्का पहन के आया हूं। हाफ पैंट में हो तो पूरी कमर तक करो। ये एक दिन मेरे घर आ गया था हाफ पैंट पहन के, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। मैंने कहा यार तू बदतमीज आदमी है, गाजियाबाद में इतनी पॉश कॉलोनी में रहता हूं मैं, तू हाफ पैंट पहन के मेरे घर आ गया। बोले भाई साहब सॉरी, मैंने सोचा आज हाफ डे है तो हाफ पैंट में। मैंने कहा वो तो ठीक है पर कल मत आना। वरना लोग ले जाएंगे उपदेश कराने के लिए कि तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता दुश्मनी। ये हो की बजाय टाइम पर वाह करना सीखो। देखो कुछ काम बहुत अच्छे लड़के हो, कुछ काम लड़कियों से सीखो। जब समझ में ना आए तो रट लो। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे माफ करेंगे लड़कियां, बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती थी, मैंने रट ली। जैसे पीरियोडिक टेबल मेरी समझ में नहीं आई, इसका करना क्या है, तो मैंने शुद्ध लड़की छाप फार्मूला अपनाया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरान, NeNa, MgL, KSeSCl, मैंने कहा घोट दो इसे पकड़ के, अब बता कहां जाएगी निकल के।
तो कुछ में बस समझ में ना आए, बस बहा करो जैसी पंक्ति समाप्त हो जाए। अबे पंक्ति तो आन दो कि तुम्हीं पर मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। आपके यहाँ तो मतलब जुए भी आत्महत्या करने जाती होंगी, बोले चलो उनकी जुल्फों में फंस जाते हैं। क्या देखो यार, झुंड बिखेरा यार आपने। एक सफल आदमी के सिर पर दो ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक उसकी माँ और एक उसकी पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, भागे देख लो। बाबूजी को तो पूरे मोहल्ले की लुगाइयों ने फेर दिया जी कि तुम्हीं पर मरता है ये दिल। ये बेचारे लड़के समझ नहीं रहा, तू मनवीर ये कितने दुखी हैं बेचारे। इन्हें करना कुछ और था, करना कुछ और पड़ रहा है। रात को दिल मचलता है, बीच बीच में फेसबुक खोल के देखते हैं एक्सेप्ट कर ली कि नहीं कर ली, एक बार में, और फिर लग जाते हैं जाके रिएक्शंस में लग जाते हैं। भाई हमारा क्या मतलब ये बताओ यार। एक आदमी डंबल लेके खड़ा हुआ है, वो नीचे उसका प्लेटफॉर्म घूम रहा है, वो डंबल खोल देता है फिर बंद कर लेता है, तो आघूर्ण की गति बताओ। अरे हमें क्या मतलब ये क्यों घूम रहा है, कब्ज होगी इसको यार, क्या परेशानी है। ऐसा पढ़ाना। और वो तीसरी क्लास में हिंदी पढ़ाई, बोले रिक्त स्थान की पूर्ति करो मुहावरों में। 900 चूहे खाकर बिल्ली डैश डैश चली, डैश डैश भरो। अपन ही ब्रिलियंट थे अकेले क्लास में, पता नहीं लड़कों ने क्या क्या भरा, मैंने भर दिया 900 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। लॉजिक लगाया अपन ने। तो गुरुजी बोले तू मूर्ख है, अबे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाती है, टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जाती है। मैंने कहा जी पहली बात तो मैं हिंदू आदमी, हज क्यों भेजूं, मैं तो हरिद्वार भेजूंगा इसे। भाई ऐसी भी क्या धर्मनिरपेक्षता, क्या आपको खुश करने के लिए मैं हज भेजूं इसे। और मैंने कहा गुरुजी लॉजिकल तो आप नहीं हो, प्रैक्टिकल बात तो आप नहीं कर रहे। मैंने कहा वो तो आपकी शर्म थी कि थोड़ी बहुत चला दी, वरना 900 चूहे खा के बिल्ली टस से मस नहीं हो, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा ये बिल्ली है तो सलमान खुर्शीद थोड़ी है कि बैसाखी खा के भी निकल लिया आज कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वाह, अगली पंक्ति आपके लिए पढ़ रहा हूं। मैं नहीं जाता, हर साल बुलाया जाता हूं, इस बार भी बुलाया गया हूं बिग बॉस में। मैं नहीं जाता, पिछली बार भी बुलाया था, इस बार भी 7 सितंबर शुरू हो रहा है। और मेरा यह कहना है, मंच पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी बैठे हैं, ओम बिड़ला जी भी एक राजनीतिक पार्टी से आते हैं। जनप्रतिनिधि का काम यह होता है कि वो हाथों को तिरंगे दे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अमृतसर के सांसद आदरणीय सिद्धू जी अंदर बंद हो गए। भगवान न करे अमृतसर में कुछ हो जाता तो 1.5 महीने अमृतसर वाले कहां सांसद ढूंढने जाते। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं अपने लिए कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वाह, अगली पंक्ति पर जितने भी जवान लोग हैं जिनका उदासी मैंने गाई है, जिन्होंने रातों में मेरी कविताएं सुनी हो, वो मेरे अहंकार को स्वाभिमान बनाना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। वाह, अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारा में भी तेरा रूप दिखता है। रामा इस पंक्ति पर हाथ अगली पर। हमें तो चांद तारा में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है, अदाएं तू समझ। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। बेटा तू मुझे देखकर सीटी मार रहा, तेरा भविष्य बहुत अंधकार है। मैंने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसी भी क्या कमी पड़ गई है यार। मैं दिल्ली से आया जरूर हूं, पर राहुल गांधी वाला कोई गुण मेरे अंदर नहीं है। वाह, ऐसी बात ना करें, आराम से वाह वाह कर, बस वही ठीक है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अब पहली पंक्ति पर मुझे दाद देकर बताना कि आप समझ रहे हैं कि कोई पत्थर की मूर्त है। वाह, किसी पत्थर में मूर्त है।
नहीं तो कविता मत सुनो, हाथ कर दो तो भी समझ लेते हैं कि कोई पत्थर की मूरत है, वाह, किसी पत्थर में मूरत है, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत, जमाना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, आधी पंक्ति मैं बोलूंगा, आधी आपके मुंह से निकल जाए तो गुंजा देना कोटा को। जमाना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है, के बिहारी लाल की। ओम बिरला जी अगली बार आप हमारी कथा भी करा सकते हैं। भाई नहीं चला तो क्या चलेंगे। 4 पंक्तियां सुनाता हूं आपको, मुझसे ज्यादा मशहूर हुई, जहां मैं नहीं गया वहां अभी दुनिया के जितने हिंदी उर्दू बोलने वाले देश हैं। एम्स्टर्डम में तो मैं एक बार लू में घुसा टॉयलेट में, तो एक लड़का कान में घुंडी लगाया आया, उसके बाल ऐसे थे वो जैसे होता ना भेड़ों का झुंड चढ़ गया हो। वो आजकल अजीब से बाल आए, इधर से हाथ मारो, इधर से हाथ मारो, बीच में हिमालय की चोटियां। हाँ, एक लड़के से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके साथ ये हादसा कब हुआ? बोले जी हादसा नहीं है, ये तो हबीब है। ओह, मैंने कहा अच्छी बात है। वो घुसा अंदर टॉयलेट में, उसने राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया और गाना शुरू करा। मैंने कहा भाई साहब यहां मत गाइए आप। तो बोला, बाहर निकल के मुझसे बोला व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैंने कहा जी ये इसलिए कह रहा हूं, ये मेरी शायरी है। बोला तो तू भी गा ले। फिर मैंने उसे अपनी किताब दिखाई, निकाल के सीडी दिखाई। फैसलाबाद का लड़का था वो, उससे मैंने कहा भाई यहां मत। बोले साहब सॉरी, मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, लाहौर में आपके बड़े फैन है, फोटो खिंचवा लीजिए। मैंने कहा वो सब ठीक है, हर जगह गाइए, मैं जरा अंदर मत गाइए, और अगर ऐसी कोई तकनीकी दिक्कत हो कि इसे गाए बिना उतरता ना हो तो डॉक्टर को दिखाइए, पर अंदर ना गाइए आप। तो मैं वहीं से सुनाता हूं, अलग अलग जहां से याद आता चलेगा, नया ताजा पुराना सब सुनाता चलूंगा। जी भाई, जी भाई। कि कोई दीवाना कि कोई दीवाना मगर धरती मैं तुझसे दूर, ये तेरा कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। वाह, अब बताना, बहुत खूबसूरत चेहरे चुप हैं अभी तक भी। कि हमारे शेर सुन करके, रामलाल कैसा है भैया? पोहे की दुकान ठीक चल रही है? पूरे हाड़ौती में सुबह सुबह मालवा में पोहे खाने वाले, उनकी कोई ज्यादा जद्दोजहद ही नहीं है, उनका बस यही है कि पोहे पे सेव कम पड़े कि ज्यादा पड़े। वाह, निवेदन करता हूं और कोशिश करता हूं कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। वहां मिले अगली पंक्ति पर कि हम पीछे भी जो लोग हैं, कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है। वाह, खुदा जाने गुरु रे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरु रे हुस्न, खूबसूरत हो तो इसमें क्या है भाई, ये भी किसी और का ही पराक्रम है। कि खुदा जाने गुरु रे हुस्न में मदहोश कितना है। वाह, किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का। अब जो समझ जाए उनके हाथ उठाएं। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। इसी तरह से सुन लीजिए कि मोहब्बत एक एहसासों कभी कभी यहाँ सब लोग जो तू समझे तुम
निवेदन करता हूं, कोशिश करता हूं कि अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है। क्या बात है, वाह। अब गा। अगर दिल, मुअज्जन कहते हैं जो नमाज अजान करता है उसे कहते हैं मुअज्जन। मेरी कल तक तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आज जितनी खुशी अंदर से फूट रही है, मैं आप सबके नाम सौंपता हूं, ये चाहता हूं क्या सुनना कि अगर दिल ही मुअज्जन हो सदाएं काम आती है। वाह। समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती है। आगो को डालो कि समंदर में सभी माफिक हवाएं काम आती हैं। मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है। क्या बात है। मुझे आराम है ये दोस्तों की मेहरबानी है। दुआएं साथ हो तो सब दवाएं काम आती है। साथ हो तो सब दवाएं काम आती हैं। दवाएं काम आती हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पिछली सब वो भी सुना। मेरी पगली लड़की में तेरी इतनी रुचि क्यों है? मैंने अपनी मुश्किल से पागल करी, तू अपनी कर। और जैसी हरकतें कर रहा है उसमें तो हो ही जाएगी, तू क्या करेगा? मैं वो भी सुनाऊंगा। आप देखो, आज मैं आजादी के स्वर में हूं, आज कोई बंदिश नहीं। मैं आदरणीय सत्यनारायण जी से अनुमति मांग रहा हूं, मेरे हमारे कवि सम्मेलन के पितृपुरुष हैं, जो जो आप कहेंगे मैं सुनाऊंगा। एक नई कविता सुनाऊंगा जो इस साल पहली बार अमेरिका में सुनाई है, भारत में नहीं सुनाई है। एक नई कविता भी आज कोटा के नाम सुना के जाऊंगा ताकि आपको लगे। मैं आप जो अप्रवासी बच्चे यहाँ पर हैं, जो दूसरी जगह से, बैठो वैसे बैठो, कहीं भी 2 लोगों की जगह देख के बैठो। हाँ, कोई चिंता नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, कोई बात। ये तो अच्छे आदमी हैं, पर्ची लाए हैं। कई बार तो अजीब पर्ची आ जाती है। इसी कोटा में मैं संचालन कर रहा था, मेरे ख्याल से 2002-3 की बात है, मैं बहुत पहले से कोटा आता रहा हूं। एक पर्ची आई कि रामलाल जहां कहीं हो घर चले जाएं। इधर से रामलाल उठा तो उधर से उसकी लुगाई बोली बैठ जा बैठ जा। मैं तो देख रही थी यहीं आया कि कहीं और गया। रामलाल हर जगह काम आता है। तो मैं आपको जो अप्रवासी जो बच्चे हैं उनके लिए पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। निवेदन देता हूं कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। वाह, क्या बात है। टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाए तो सबसे पहले किसकी याद आती है? माँ की, घर की। नंबर खराब आ जाए तो किसकी याद आती है? घर की। अपने अपने घर को याद रखना। और मेरी ये पंक्तियां सुनना, मैं विदेश में अक्सर सुनाता हूं कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। ये शब्द पकड़ लेना, तेरी याद आती है, इसे बोलना मेरे साथ चाहे तो आराम से कि हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। नमक आंखों में घुल जाने में तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ। क्या बात है। सहारनपुर वाले, मुजफ्फरनगर वाले, बलिया वाले, मेरठ वाले, इलाहाबाद वाले, पटना वाले, आरा वाले, भागलपुर वाले, तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ। क्या बात है। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। भारत का क्या है, विदेश जाओगे तो याद करोगे कुमार विश्वास की एक लाइन को। निवेदन करता हूं, क्या बात कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है। अकेला हिंदुस्तान है जिसमें कंप्यूटर जैसी साइंटिफिक डिवाइस भी भारत आई तो पट्टों ने पहले जन्म पत्री बनाई। बोले बाकी काम बाद में होगा, पहले भाग के देख लो अपना। इसमें मैं निर्मल बाबा का बहुत फैन। निर्मल बाबा ने मैनेजमेंट की एक नई थ्योरी इजाद की कि जब अपना भाग्य काम ना करे तो दूसरों का बदल लो। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आप बैठो बैठो बैठो, आप बैठो। आप बैठोगे तो मैं जुल्फा में हाथ फिरवा दूंगा। यार ये पैदा हुए होंगे तो बहुत देर तक कंफ्यूजन ना होगा कि हो क्या रहा है।
कोई देख, हमारे टाइम में उठो मत बैठो मत, हाँ, कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद, मन से बातो, कि कोई देखे जन्म पत्री कोई व्रत रख ले सावित्री। और हिंदुस्तानी कैसे पहचाना जा सकता है पूरी दुनिया में? यार खुश रहो कि हिंदी में पैदा हुए हो। मैं बफलो गया था, नाइग्रा फॉल, वहां एक नया लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ, जैनियों का बच्चा, कुर्ता पजामा पहने हुए, घरवाली साड़ी में, और मुझे देखा उसने कि मैं भी देसी हूं, मुझसे बोला कैन यू क्लिक वन स्नैप फॉर मी। मैंने कहा हिंदी में खींच दूं। बाद में उसकी बीवी बोली, ओ माय गॉड, ये तो कुमार विश्वास है। भैया क्या अंग्रेजी मतलब, अच्छी है भाषा, सब जानो, पर हिंदी में पैदा हुए हो। यह अकेली जबान है जिसमें भगवान खेला है, यह अकेली जबान है जो हमारे पूजा के कमरे में रखी जाती है बाबा तुलसी के नाम से, कल जिनकी जयंती थी। और यह अकेली जबान है जिसमें दुनिया के किसी भगवान को यह स्नेह नहीं मिला कि सूर कहते हैं उस त्रैलोक्य के स्वामी को, जिसके एक इंगित पर प्रलय होती है, उसको मां अपनी गोदी में झुला रही है, और सूर कहते हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावे और अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावे। ये केवल अकेली जबान है। क्या बात है कि कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, वाह कोई व्रत रख ले सावित्री तो तेरी अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब। आप सब करते हैं, साइकोलॉजिकल बात पढ़ रहा हूं, जिनके हाथ अब तक नहीं खुले उनकी तालियां देखना चाहता हूं, कितना भारत आपके अंदर है। अचानक मुश्किलों में हाथ जोड़े आंख मूंदे जब, वाह कोई पढ़ता है गायत्री तो तेरी याद कोई पढ़ता है गायत्री तो तेरी याद आती है। मैं कनाडा गया, वहां बर्फ पड़ रही थी बहुत तकड़ी, तो मैंने कनाडा में देखा कि वहां पर एक ट्रक फंसे हुए हैं बहुत सारे। बेटा डाला आगे ध्यान दो। हाँ बिल्कुल, पीछे भी दे रहा हूं, आगे मैं समझ रहा हूं। आगे ये सारे कवि जो है ना, नहीं वो नहीं होगी, 12 बजे वाली बाद में करेंगे, अभी अभी देर है। एक बार हिंदुस्तान की आजादी के नाम नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे 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 वंदे। आप सबको हिंदुस्तान की आजादी मुबारक। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ। देखिए आज शुभ का दिन है, किसी का मुर्दाबाद क्यों लगाते हैं? हिंदुस्तान तो बड़ा देश है, हिंदुस्तान महान देश है, ये परंपरा है बड़ी, इसमें ज्यादा घृणा मत परोसो। कोशिश कर रही है सियासत घृणा फैलाने की, 6-7-8 महीनों में कोशिश की जा रही है हमको हिंदू मुसलमान बनाने की, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर आप हिंदू और मुसलमान बने रहे तो इनको वोटें मिलती रहेंगी, लेकिन जिस दिन आप हिंदुस्तानी हो जाएंगे इनसे सवाल पूछना शुरू कर देंगे। इसलिए जुड़ कर रहा हूं, मुर्दाबाद मत लगाओ किसी की। सुनो, मैं एक गीत सुनाता हूं, आजादी आ गई है तो मैं एक नया गीत सुनाता हूं। विदेश में जब हम जाते हैं तो हमको देसी कहा जाता है, हमको कहा जाता है कि ये देसी हैं। हिंदुस्तानियों की बड़ी इज्जत है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारा बड़ा नमस्कार है, हमारा बड़ा सम्मान है। हिंदुस्तान के इंजीनियर्स को सब सलाम करते हैं। मैंने पहली बार एक गीत में भारत में पढ़ रहा हूं, आपकी अनुमति हो, मंच की अनुमति हो तो मंच को भी अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करता हूं इस गीत पर, और इसकी भाषा समझिए, हम पूरी दुनिया में कहां पहुंचे हैं। यह अलग बात है कि हम पर कुछ दूसरी दुनिया के लोग राज करने आ गए हों, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया के बौद्धिक मस्तिष्क पर राज करते हैं, चाहे नासा हो चाहे पेंटागन हो। हम ही राज। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कि एशिया के हम परिंदे, वाह आसमां है हद हमारी, वाह। आज कोटा सुन लेगा इसे तो पूरे हिंदुस्तान में सुनाऊंगा साल भर। अगली पंक्ति पर 2 काम देखना, मुझे बताना जो बड़े लोग कविता सुनने आए। एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, वाह जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। क्या बात है, अभी जागे नहीं आप,
जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। क्या बात है। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। क्या बात है। हम किसके वंशज हैं। क्या बात है। जिसने सागर पर बांध बनाया था, नदियों पर बनाए होंगे तुमने, कि हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। वह हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। वाह क्या बात है। उठाना अगली पंक्ति। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। वह हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। क्या बात है। हम वही इंजीनियरिंग वालों, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। क्या बात है। उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ मगर हर। हम मेरे साथ तालियां के साथ देना। एशिया के हम परिंदे, आसमां है जद हमारी। जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। देश में छाए हैं हम, देश में छाए। कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। क्या बात है। कोटा मेरा घर जैसा है। इतने सारे लोग हैं। मेरे जीवन की जो कुछ उपलब्धि है, उन उपलब्धि में से एक है कि मेरा जो सर्वाधिक प्रिय मित्र है मेरे जीवन का, वो कोटा में रहता है। अतुल कनक, देश के बड़े साहित्यकार हैं, उन्हें अभी साहित्य अकादमी मिला, वो कोटा में रहते हैं। मैं देख रहा हूं हमारे अशोक जी, मेरे बहुत पुराने आदरणीय बड़े भाई, जैसे शुरुआती संघर्ष के दौर में जिन्होंने मुझे बहुत चाय पिलाई है शाम को और बहुत समझाया है कि मूर्खतापूर्ण हरकतें मत करो, कविता लिख लो, सब फाइनल हो जाएगा, ठीक चिंता में। वो यहाँ पर करते हैं। और शुरू में आदमी को लगता है ऐसे में कि दुनिया बेकार है, आपको भी लगता हो। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। अगली पंक्ति इन चेहरों के नाम पढ़ता हूं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो लोग समझ जाए उनकी वाह चाहता हूं। कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। दाद देना। जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। क्या बात है। चार चीजें केवल हिंदुस्तान में दिखाई देती हैं। मेरे नौजवान छोटे भाइयों, आज मेहनत कर रहे हो, इंडिया बुरा लग सकता होगा, भगवान करे कि इस दिन कनाडा में आपकी नियुक्ति हो जाए, तरस जाओगे सूरज देखने को। 6-6 महीने सूरज नहीं निकलता, बच्चे को गूगल पे दिखाना पड़ता है कि ऐसा लगता है। ये देश है जहां 6 ऋतुएं होती हैं। क्या बात है। जहां 6 ऋतुओं का आनंद होता है। मैं कनाडा गया तो ट्रक फंसे हुए थे, मैं आगे देखने गया, वैंकूवर के पास एक जगह है सरे, मैं वहां गया तो देखा ट्रक में से सरदार जी उतरे
अच्छा, मैंने कहा इतनी दूर आके भी यही चलाया। तो वो इमरजेंसी वालों को फोन करने के बाद प्रार्थना कर रहे थे, ओ जीसस सेव मी, ओ क्राइस्ट सेव मी। मैंने कहा क्यों, धर्म बदल दिया क्या? ये जीसस कैसे आ गया? तो आंख मार के बोले कुमार जी जानते नहीं हो, एक तो ये जीसस की टेरिटरी है, अपने गुरु जी को आने में देर लगेगी, इलाका जीसस का है। और फिर मेरा हाथ दबा के बोले और आप नहीं समझ रहे, इस कीचड़ में अपना वाहे गुरु का फंसाऊं, इनका जीसस ठीक है। बहुत अच्छे कि हमने बतला, मजे लो, आजादी का जश्न है कि हमने चार चीजें देखना, चार चीजें तुमको तो दुगनी महसूस होती है इस उम्र में, ये उम्र वो रफ्तार दुगनी चलती है जब कि हमने बतलाया। और तू दाद देना तो ऊपर बैठा कुछ पकड़ के दाद देना, वरना नीचे से भी लोगों को खास देनी पड़ेगी तुझे। कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। चार चीजें एक लाइन और सबकी वाह, मंच का भी मन चाहता हूं कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। वाह, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। महक क्या है, रंग। चाउमीन आ गया होगा हिंदुस्तान में, और देशियों ने चाउमीन भी ऐसा बनाया कि असली चीनी खा ले तो सुबह तक याद रहता है कि क्या खाया। चाउमीन तड़का। रंग क्या है, महक क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। वाह, हमने दुनिया, मुझे गर्व है आजादी के स्वर में ओम बिरला जी, मुझे गर्व है अपनी इस जनरेशन पर। पूरी दुनिया में आतंकवाद की किसी भी खबर में हिंदुस्तान के किसी बेटे बेटी का नाम नहीं होता। ये हमने हिंदुस्तान से तैयार करके भेजे हैं। क्या बात है। अब लाइन सुनना, लंदन में टेम्स नदी के किनारे घूमिए, जिन अंग्रेजों ने हम पर राज किया, जिनके खिलाफ हमने गोलियां खाई, वो इंग्लिशमैन भी ब्रिटिशर्स आके कहता है इंडियन वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वेरी क्यूट, वेरी गुड। ये हमने पैदा किया। अगली लाइन सुनना कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। क्या बात है। अब पंक्ति बताना कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। वाह, हमने दुश्मन को गले मिल के शर्मिंदा किया है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, हमने दुश्मन को गले मिल के शर्मिंदा किया है। वाह, 5 एकड़ में तुम्हारा मकान है और आत्महत्या कर लेते हो। हमारे 2 कमरे के मकान में बुआ आती है, मौसी आती है, मामा आता है, चाचा आता है, और ऐसा उत्सव हो जाता है जैसे पूरी कायनात घर में समा गई हो और घर पंक्ति सुनना, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। वाह, इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। वाह, बताओ मुझे अगली लाइन पर। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। वाह, इन बड़े खाली मकानों को हमी ने घर बनाया। क्या बात है कि हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। वाह, माइक्रोसॉफ्ट में 46% लड़के लड़की हिंदुस्तान की नौकरी करते हैं। ये अमेरिका हमको धमकी देता है। मैं हिंदुस्तान की आजादी के दिन एक लाइन पढ़ रहा हूं, हिंदी में बड़े कवि बैठे हुए इस मंच पर, परम पूज्य सत्तन जी बैठे हुए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रोडक्ट का नाम आज तक हिंदी के किसी कवि ने इस्तेमाल नहीं करा। मैंने किया है पहली बार। मैं बड़ा कवि नहीं हूं, बहुत छोटा कवि हूं, और मुझे कोई अहंकार नहीं है। मैं शायर के खानदान में पैदा हुआ हूं जो मुझे सिखा कर गया है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसमें क्या अहंकार करना। वाह, इंडिया टुडे कुछ भी कहती रहे, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं जो मैं अहंकार करूं। और ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ये कोटा जानता है, राजवंशियों की रियासत है ये। अहंकार किसी का नहीं रहता। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं आजकल। क्या बात है। आपका विधायक क्यों लोकप्रिय है? इसलिए लोकप्रिय कि 24 घंटे में 12 घंटे सड़क पर रहता है। जिस दिन एसी में रहना शुरू कर देगा, बजाएगी खत्म हो जाएगी, सारा जलवा खत्म हो जाएगा। ये जनता है ओम बिरला जी, प्रेम करती है तो लाल बत्ती देती है, नहीं करती तो बत्ती देती है।
जब तक इसके साथ हो तब तक सही चल रहा है। तब पंक्ति पढ़ रहा हूं कि हम ना आते तो तरक्की। मैंने अमेरिका में पढ़ी, कनाडा में पढ़ी, 16 जगह पढ़ी है, लेकिन मैं जानता हूं अगली पंक्ति पर जो तालियों का तांडव यहां होगा कोटा में, वो भारत में कहीं नहीं हो सकता। इसके बाद केवल बंगलौर में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। पंक्ति पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं कि हम ना आते, वहां भी टैकी बहुत है, कि हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। माइक्रोसॉफ्ट देखना हमारा, कि हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम न आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। क्या बात है। हम ना, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाएं इस बात के लिए। हम चलाते हैं नासा, हम चलाते हैं पेंटागन, हम चलाते हैं इस अमेरिका की दुकानदारी। कि हम ना आते तो तरक्की। हमको आंख दिखाते हो, जिस दिन भारत माता पुकार लेगी और छोरे छोरी वापस चले आए तो विंडो छोड़ डोर खुलनी बंद हो जाएगी तुम्हारे। कि हम ना आते। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष जी ने वहां जाकर वीजा मांगा। क्या है ये? इस फर्क का फ्लैट का अलॉटमेंट है वीजा। हर साल मैं जाता हूं अमेरिका, अरे गरज पड़ती है 100 बार बुलाते हैं, ये वीडियो लोड होगी फिर सुनेंगे वो। ना गरज पड़े तो अपने घर रखें। ऐसे 100 अमेरिका हिंदुस्तान की गली में पड़े हुए मिल जाएंगे, चिंता मत करो। क्या बात है कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। वाह। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाते। आप सब अपने घरों से आए हुए हैं, देवकी के बेटे हैं। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। वाह। है यशोदा के यहाँ पर। आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, ठीक से तालियां बजाएंगे तो पगली लड़की सुनाऊंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। मैं भी वैसे ही कह रहा हूं कि है यशोदा के यहाँ पर, है यशोदा के यहाँ पर देव की जाए हैं हम। वाह है देसी, हम 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 है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए देश में। एक कविता सुनाता हूं इसलिए क्योंकि हर बार आता हूं बच्चे चिल्लाते हैं, मैं बिना सुनाई चले जाता हूं, पर आज ऐसा नहीं करूंगा। आज देश की बर्थडे है। कहां चले तुम बोतल लेकर? देश की दशा शोचनीय है और तुम्हारी शोचनीय है। मैं सुनाऊंगा भाई। इस लाड़ से तो आपने कभी भाभी जी से सलाद नहीं मांगा होगा। मैं आपके इस प्रेम पर अभी वो भी सुनाऊंगा। आप जो जो कहोगे मैं सुनाऊंगा। आपको पसंद आएगी नहीं बिल्कुल, वो भी सुनाऊंगा। अगली लड़की बच्चे हैं बेचारे बैठे, आपका तो ब्याह हो गया, इनका तो ब्याह। तुम समझो, देखो भारतीय सबसे संकटग्रस्त प्रजाति इस समय पता है क्या? भारतीय पुरुष, युवा, लड़के। गंभीरता से रहो नालायको, तुम्हें सरकार भी गंभीरता से नहीं ले रही है। देख लो, आप बताओ सरकार भी हमको कितना लाइटली लेती है। अच्छा बताओ लड़कियों के लिए शादी की उम्र कितनी? कैसे 18 बोला, जैसे होते ही चल देगा उसकी गली में। 18 देखो प्रतीक्षा ही कर रहा है कि हो जाए तो निकल लूं, चाहे जेई चली जाए लेकिन जीजा जी बन जाऊं। 18 लड़की के लिए शादी की उम्र कितनी? 18। और लड़के के लिए 21। यानी कि सरकार यह समझती है कि लड़की में जो अकल आ जाती है 18 में, वो हम में आती है 21 में। कितनी गलत बात। अच्छा देखो, आपको विधायक चुनने की उम्र कितनी है आपकी मतदान वाली? 18। और घरवाली चुनने की उम्र 21। यानी कि सरकार यह समझती है कि सरकार संभालना आसान है। इसलिए गंभीरता के साथ सुनो। मैं कविता आपको सुना रहा हूं। आपको आ बेट क्या खुश है। देखो मैं ज्यादा देर गंभीर नहीं रह सकता, आप जानते हैं मेरी मजबूरी है।
मैं थोड़ी देर सोबर रह जाऊं तो ऐसा लगता है जैसे दरोगा लूना पे जा रहा हूं। ये हमारी भाभी बेटी है मीनू जी, तो मेरी शादी में गवाह भी थे ये लोग। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि लाइफ में कभी गंभीर भी हुए हो, सीरियस भी हुए हो? तो मैंने अपनी बेटी को आवाज दी, मैंने कहा ये क्या है? तो उसकी समझ में आ गया कि ये नहीं सुधर सकता। अरे ये बताओ, ये सरकार सोच रही है कि हमें सुधार लेगी। बताओ कितनी मेहनत से तो हम बिगड़े हैं और ये सुधार लेंगे हमें। मूर्खतापूर्ण बात। तो मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। इस कविता की बस एक जिम्मेदारी आपको रखनी है। आपने एक बड़ी धार्मिक फिल्म देखी होगी शोले, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दस्यु समाज के संस्थापक आदरणीय श्री गब्बर सिंह जी फिल्म के आखिरी दृश्य में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से अनुरोध करते हैं कि आप अन्य दस्यु भाइयों की हार्दिक इच्छा पर एक सांस्कृतिक समारोह प्रस्तुत करें। और नीचे एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं, डिस्क्लेमर। आदरणीय धर्मेंद्र जी को आदरणीय क्या फादरणीय धर्मेंद्र जी, आप कुछ आप सबों ने जानते हैं ब्रेकफास्ट में कुत्ते का खून पीते हैं वो, तो उनको बांध देते हैं और नीचे एक डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि देवी जब तक आपका नृत्य चलेगा ये आत्मा परमात्मा से अलग रहेगी। इधर नृत्य समाप्त हुआ, इस आत्मा का परमात्मा में लय हो जाएगा। तो मैं जो आपको कविता सुना रहा हूं, जब तक आपकी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ वाह चलेगी तब तक ये कविता चलेगी। आपकी वाह खत्म, ये कविता कहीं भी रुक जाएगी। अच्छा मैंने क्या कहा तुमसे, संजीदगी है कि लाइफ में है कि नहीं है? थोड़ी सी बस अब सुनिएगा, इसे महसूस करिएगा। ये मैंने जब मैं आपकी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली साल गया था, मैंने तब लिखी थी। जब पहली साल तो ये हुई ऐसे तो क्या इन्हें बिठाना, खड़े रहो तुम, खड़े। भगवान अब सुबह मत कहना खड़े खड़े अगर तुम्हारे सुबह पांव भारी हो जाए। अब से ही खड़े। अब सुनिएगा, पहली साल में जब इंजीनियरिंग में या कोटा में माँ बाप बच्चे को जमा कराने लाते हैं, नहीं कितना अच्छा लगता है, बिल्कुल टेडी बियर सा एकदम। अच्छा वो एक छोटी सी डायरी रखती है मम्मी, उसमें हिसाब रखती हैं, 3 बनियान 2 अंडरवियर। अंडरवियर 2 होते हैं, एक कम होता है, पता है कि नहाएगा ही ना। भारतीय हॉस्टल में, लड़कों के हॉस्टल में ऐसे ऐसे हथियार मिल सकते हैं कि पाकिस्तान से लड़ाई बिना हथियार के लड़ी जा सकती है। अगर आप किसी ढंग के बॉयज हॉस्टल में चले जाओ और जो सीनियर्स हों उनके आप शौक से इकट्ठे कर लो केवल जुराब, और उन्हें आप गोफोर तोप में भर के पाकिस्तान की तरफ फेंक दो, तो इतना सड़ियल देश भी बदबू से मर जाएगा, गारंटी से कह सकता हूं मैं। बड़ा अच्छा उसमें लिखा रहता है पैराशूट नारियल का तेल, ग्लूकोज का पैकेट मम्मी लाके रख जाती है ना। हालांकि 2 हफ्ते बाद उन बोतलों की जगह दूसरी बोतलें आ जाती हैं। लेट्स सेलिब्रेट यू नो। माय गॉड, तुम मुझे मत समझना इनकी तरह। तुम जिन राहों पे चल रहे हो उनमें धर्मशालाएं मेरी कई जगह है। पर देखो क्या है, तुम लोगों का जमाना बहुत अच्छा है, तुम लोग लकी लोग हो। तुम्हारे यहाँ व्हाट्सएप है, BBM है, फेसबुक है। हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं। कस्बे में पैदा हुआ मैं, चबूतरे पे बाहर बैठा रहता था, वो आती थी जाती थी, दर्शन में ही टाइम बीत गया, प्रदर्शन का टाइम ही नहीं मिला। एक दिन लड़की का बाप आके कह देता है, गुड्डी की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और अपन उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते हैं जो लव लेटर देने के लिए लाया गया होता है। बड़ा अच्छा। और ये जो नेता है, ये ओम बिरला बैठे पीछे दुबके हुए, नेताओं की तो बड़ी बुरी हालत है। चुनाव के दौरान बेचारे इतने निरीह हो जाते हैं कि मोहल्ले की जिस लड़की से अफेयर चला उसके पति को भी जीजा जी कहना पड़ता है। कि जीजा जी वोट दे देना, सामान तो तुम ले ही गए। अब ये महसूस करो, अब जरा कविता भी सुन लो, सब तो मैं रात में सुना दूंगा। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। कितने अच्छे बच्चे हैं, दरवाजा खुलने पे खुश हैं। मतलब इनको ये चिंता नहीं है कि मतलब क्या कौन सी इक्वेशन कहाँ है। इनका तो बस ये है कि एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ जाती हुई हंस के देख गई, खत्म कहा।
कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। महसूस करो बेटा, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। गुजरे हैं इश्क नाम के दोस्त बुजुर्ग, हम लोग भी बर्बाद उसी सिलसिले में हैं। वाह, मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा, ये बिल्कुल कांग्रेसी है। देखो आप, वैसे चुप बैठा रहता है, जैती मैं इसके मुंह करता रहा, वाह वाह। कांग्रेस में भी ऐसे था, सब चुप बैठे रहते, जिधर चाची का मुंह उधर से वाह वाह। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है। वाह, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं। जगह सेट हो गई, एजेंडा सेट हो गया, ठीक है। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली, आप जुड़ना, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। आप सब अधिकतम लोग जानते हैं कि मैं अध्यापक का बेटा हूं। अच्छा, आपका एक रिश्तेदार अगर इंजीनियर हो और आपके घर आए तो बच्चे से क्या बात करता है? कौन सा मोबाइल लिया, कौन सी एप्स डाउनलोड करी, कौन सी फिल्म देखी, चेन्नई एक्सप्रेस के नीचे आए कि नहीं आए, जो लोग रावण से बच गए थे। लेकिन अगर आपका कोई मास्टर रिश्तेदार हो तो वो क्या करेगा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फूफा जी 7th में पढ़ता हूँ। 19 का पहाड़ा सुनाओ। अबे तू रिश्तेदार है कि कसाई है यार, क्या प्रॉब्लम है? बच्चा खेल रहा है, खेलने दे। तो मैं अध्यापक के घर में पैदा हुआ। अध्यापकों की प्रॉब्लम होती है कि अगस्त अप्रैल मई में जब कॉलेज स्कूल बंद हो जाते हैं तो बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही की जाती है। भारतीय बाप अपनी औलाद को जरूर पीटता है, इसलिए नहीं पीटता कि उसे प्यार करता है, इसलिए पीटता है कि उसके बाप ने उसे कूटा होता है। सही बात है। तो उसकी आत्मा को चैन नहीं पड़ता। मेरे पड़ोस में एक चौधरी साहब रहते हैं, वो शाम को रात को 10 बजे अपना बच्चा पीट रहे। मैंने कहा भाई साहब क्या कर दिया इसने? क्या? बोले जी कर तो कुछ नहीं दिया, सुबह मेरी जल्दी फ्लाइट है, कल इसका रिजल्ट आएगा। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। अच्छा, बच्चे से कहा उसने रामफल ने एक दिन, बोले यार देख ऐसे बैठो, आप कंगा दूंगा आपको, बैठो बताओ। हाँ, अच्छा है ना, भारत गुप्ता जो आया हुआ है वो चला जाए, हैं? अच्छा, स्टेज के पीछे से चला जाए। अच्छा ठीक है, भारत गुप्ता जी आप जहीं का हो, देश आपको पुकार रहा है। होते कई प्रॉब्लम होते, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैं पंक्ति सुनाता हूं, सुनेगा कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई। पिताजी ट्रैफिक में गए तेरे या फंस गई है गले में कहीं? गले में ही फंसी है ना। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, वाह, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं, जब बड़की भाभी कहती हैं, बड़ा मधुर संबंध है भाभी का, न कमरा जान पाता है न अंगनाई समझती है, कहा देवर का दिल अटका है भौजाई समझती है। जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, मजे लीजिएगा, जब बाबा वाली बैठ, बहुत शांति से, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब साड़ी पहने लड़की का, पुराने जमाने में अलग स्टूडियो में खिंचता था वो, कौन ही टिका के भाभी का आया था,
कोई दिक्कत नहीं। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, अब तो वो समय नहीं बचा, वो मासूमियत नहीं बची, वो नजाकत नहीं बची मोहब्बत में। इतना सब बेपर्दा हो गया कि वसीम बरेलवी का एक शेर है कि थके हारे परिंदे शाम को जब घर लौट कर आए। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हो, हमारी भाभियां बैठी हैं, माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ये जितनी लड़कियां बैठी हो, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी लड़कियां हैं, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो पति या प्रेमी के रूप में ऐसा पुरुष पसंद करती है जिसमें स्त्री के गुण हो? कोई नहीं। तो फिर आप ये क्यों चाहती हैं कि पुरुष एक ऐसी लड़की पसंद करे जो पुरुषों जैसा व्यवहार करती हो? आपको भगवान ने, आपको ईश्वर ने जो गुण दिया है उसका उपयोग करिएगा। वसीम बरेलवी ने कहा कि थके हारे परिंदे शाम को जब घर लौट कर आए, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। वाह, तब पंक्ति पढ़ रहा हूं कि जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है। एक पंक्ति का दर्द समझ पाए कोटा तो मुझे तालियां दे। जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। वाह, आखिरी बंद पढ़िए, सुनिएगा इस कविता का, फिर तिरंगा सुनाकर विराम दूंगा जो आप सुनना चाह रहे हैं हमारे कुछ मित्र। निवेदन करता हूं कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। तनवीर ने कहा कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है। वाह, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। वाह बात है, वाह वाह। तो दीदी कहती हैं, मैं नहीं कहता, दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। वो पगली लड़की, सब निर्मल बाबा से नहीं चलता। महाराज जी, मेरे जीवन में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है। अच्छा, कैसे आए तुम यहाँ तक? एरोड्रम सर्किल से टेम्पू में बैठ के आए? ऑटो में जाओ, कृपा वहीं रुकी हुई है। यार तुम गुरु हो या ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट हो? जब जब है, अब बोलो बोलो बोलो। भारत गुप्ता नहीं मिल रहे, ढूंढ के लाऊं? पहुंच जाएंगे। डायबिटीज के पेशेंट हैं, अगर पीछे पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। आसपास, अबे हो सकता है ठीक हो रही हो तुम, जबरदस्ती मेरी कविता सुनना, हो सकता है अच्छे हो रहे हो तुम, जबरदस्ती डायबिटीज करोगे यार। मैं तो स्वामी जी से इतना तो सीखा है, रामदेव जी से। और तुम भी सुनो, और जब भी बात आए तो दाद दो, समझ में आए चाहे ना आए। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मना, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। क्या बात, तुम सही टाइम पे दाद दो, जब पंक्ति समाप्त हो दाद दो। देखो बेटा, टाइमिंग ठीक नहीं होगी तो नौकरी भी जाएगी और छोकरी भी जाएगी। टाइमिंग अच्छी रखो। वो जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, वो पगली लड़की, दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। चुप चुप सारे जितने पुरुष बैठे हैं इनसे कहना चाहता हूं, पारों के हाथ के दिए दुर्भाग्य की आंधियों से नहीं बुझते, देवदास की उपेक्षा से बुझ जाते हैं। इसको ध्यान रखना इस बात। क्या बात है? वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है पर मुझसे कभी न कहती है। आखिरी 3 पंक्तियां संभाल लीजिएगा, बहुत देर से बोल रहा हूं, बहुत देर से खड़ा हूं, ऊर्जा भर दीजिएगा जितने हाथ पीछे तक हों। वो पगली लड़की कहती है, वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं, लेकिन मैं हूं मजबूर, बहुत अम्मा बाबा से डरती हूं। वाह, वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं, लेकिन मैं हूं मजबूर, बहुत अम्मा बाबा से डरती हूं। उस पगली लड़की पर अपना, और मैं लड़कियों से भी कहता हूं,
मजाज ने कहा था तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन वाह तू इस आंचल का जो परचम बना लेती तो अच्छा था। हाय हाय क्या बात है। मुझे कविता इसलिए पसंद नहीं है कि वो मेरे मित्र की बेटी है, मेरी भतीजी जैसी है। मुझे इसलिए रुचिकर लगता है कि उसके स्वर में वो आक्रोश और विद्रोह है जो इस देश की बेटी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, एक 21 साल की लड़की को देश की राजधानी की सड़कों पर असमत लुटते हुए हम नहीं बचा पाए। हमारे पास कानून नहीं था, बेशर्मी है हमारी। लेकिन मुझे दुख इस बात पर था कि हम उसका इलाज भारत में नहीं करा पाए। 80 किलोमीटर के सिंगापुर को भेजना पड़ा। क्या सोचता होगा वो देश हमारे बारे में कि ये महाशक्ति है। लेकिन कोटा के जवान लोगों, मैं दामिनी के कांड के समय लाठियां खाने में था, 4 मुझे भी पड़ी, लेकिन मैं बुझा हुआ नहीं हूं, मैं थका हुआ नहीं हूं। 15 अगस्त की जागती हुई सुबह में दामिनी नहीं बची, कोई बात नहीं, लेकिन 2 साल के आंदोलन के संघर्ष ने यह दिन भी 64 साल में भारत को पहली बार दिखाया कि दामिनी के रेप के कांड के बाद सुबह 9 बजे हिंदुस्तान के सबसे अहंकारी बड़े दरवाजे, महामहिम राष्ट्र के दरवाजे, राष्ट्रपति के दरवाजे पर 18-19 साल की लड़कियों ने सुबह ही सुबह जाकर लात मारी कि महामहिम दरवाजा खोलो, आपसे हिसाब मांगने के लिए आए, बात करने के लिए आए। ये भी पहली बार हमने पैदा किया और ये आपने पैदा किया। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं। लोग मुझसे बहुत कहते हैं, भाजपा के मित्र बहुत कहते हैं, कांग्रेस के मित्र बहुत कहते हैं, आप किस चक्कर में लग गए, दोनों पार्टियों को बोलते रहते हो, आप तो प्रेम की कविताएं लिखो। लेकिन मैं जानता हूं मुझे क्या लिखना है। कैफी आजमी ने कहा था जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। तब पंक्ति पढ़ना। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूं लेकिन मैं हूं मजबूर बहुत। मैंने दीवाना लिखा तो पूरी जनरेशन ने गाया, लेकिन अब जरूरत है कि मैं वो लिखूं जिससे पूरी जनरेशन हिंदुस्तान को समझ पाए, देश के पास आ जाए, मोहब्बत करना सीख जाए, इस मुल्क को वो बनाना सीख जाए। झूठ में मत फंसना, हम विश्वगुरु थे। अच्छा भैया आप थे तो आपसे रिजाइन किसने लिया? आप ये सोचो कि अब कैसे हो जाओगे, आगे क्या करना है। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किससे है कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली, आखिरी पंक्ति पर मुझे बताना, बस उस पगली लड़की के संग, बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है मानस की काली रातों में। अच्छा यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं? वीकली टेस्ट होते हैं। ये हाँ डेली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं कुछ लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अब यहां से बदलना शुरू करो 15 अगस्त को। अब मैं सत्यनारायण सत्तन की अगवानी में बोल रहा हूं, हिंदी की वैचारिक पृष्ठभूमि और चेतना के क्रांति दूत कवि की अगवानी में बोल रहा हूं। मेरी बेटी डीपीएस में पढ़ती है, एक दिन रोती हुई घर आई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा? तो उसने मुझसे कहा कि मेरे मैथमेटिक्स के टेस्ट में 5 मार्क्स कम आए। तो मैंने कहा इसमें रोने की क्या जरूरत है, अपने तो आते ही 5 थे, ये तो तूने नाक कटा दी। मेरी पत्नी ने कहा कि आप चुप रहिए, आपको तो सीरियसनेस है ही नहीं। अरे मैंने कहा ये है तभी तो सीरियसनेस है। तो उसने कहा नहीं मैं बात करती हूँ, मैं बात करती हूँ। उसने उससे पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो उसने बताया कि मैंने मैथमेटिक्स के टेस्ट में प्लस लिखा था, कुछ मिटाते समय कहीं इरेजर चल गया होगा, मैडम ने उसे माइनस समझा और मेरे 5 नंबर काट दिए। ये हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति है जहां एक द्रोणाचार्य एक दलित एकलव्य से अंगूठा ले लेता है और जहां डीपीएस जैसे बड़े स्कूल की शिक्षिका एक प्लस को माइनस समझकर 5 नंबर काट लेती है। हमें सब स्वीकार है, हमें अपनी बेटी अपने भाइयों की आंखों के आंसू स्वीकार है, आईआईटी में इनके नंबर कम रह जाए हमें सब स्वीकार है। हम इनके कंधे पर हाथ मार के कहते हैं पढ़ाई ठीक नहीं की, दोबारा शुरू करो। रश्मि खेलिडे को दोबारा घोटो आगे से पीछे तक, कोई दिक्कत नहीं। कुमार मित्तल को दोबारा पढ़ेंगे, तुली को दोबारा पढ़ेंगे, पहुंचेंगे वहीं पर जहां हमें पहुंचना था। लेकिन अगला सवाल मैं कोटा के प्रांगण में रखता हूं, वही गुस्सा आपको भी आता हो जो आजकल मुझे आता है, तो मुझे अपनी तालियों से बताना। एक छोटे बच्चे की जरा सी गलती पर आप 5 नंबर काटते हैं इस देश की व्यवस्था में, लेकिन भारत जैसे 125 करोड़ के देश का विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े मंच पर दोपहर के समय इतने नशे में था कि 5 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ता रहा और मैडम ने बुलाकर उसका 1 नंबर नहीं काटा, उसके बारे में एक शिकायत नहीं करी।
ये शिकायत किससे करने जाएंगे, ये बात किससे करने जाएंगे। हमसे कहते हैं कि तुमने अराजकता फैला दी देश में, तुमने देश में अनारकी फैला दी। हमने कुछ नहीं किया। ओम बिरला जी, आपको शुभकामनाएं। हमें पता नहीं कि आपकी पार्टी जीतेगी या विरोधी पार्टी जीते, हमें यह पता नहीं कि हम दिल्ली में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पर हमें यह पता है कि हम रायता फैलाने आए, रायता पूरा फैला के जाएंगे। या तो वक्त रहते राजनीति के मानक सुधार लीजिए। मुझे शर्म आती है, मैं न्यूयॉर्क की मेट्रो में चलता हूं, मुझसे पड़ोस में बैठा हुआ अमेरिकी पूछता है फ्रॉम विच कंट्री यू आर। मैं कहता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया। वो कहता है इंडियंस वेरी गुड इंजीनियर्स, वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मैं सपना देखता हूं कि 10 साल बाद मैं अमेरिका जाऊं और न्यूयॉर्क की ट्राम में मुझसे कोई अमेरिकी पूछे फ्रॉम विच कंट्री यू आर, मैं कहूं आई एम फ्रॉम इंडिया, और वो कहे इंडियंस वेरी गुड लीडर्स, वेरी क्लीन पॉलिटिक्स, वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस। तो क्या मैं खराब सपना देखता हूं? तो क्या मैं गलत सपना देखता हूं? आज परेशान है। पिछले 10 साल से 13-15 लाख बार एक वीडियो देखते थे आप लोग। आजकल पैसे पर बैठे हुए एडिटिंग के दलाल 40-40 सेकंड की वीडियो एडिट करके डालते हैं। कुमार विश्वास एब्यूजिंग डैश डैश, कुमार विश्वास डूइंग दिस, इसलिए कि मैं तुम्हारी पद्मश्री नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तुम्हारी लाल बत्तियां नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तुम्हारी 24 साल से हिंदुस्तान की राजनीति कर रही महारानी के हिंदी के भाषण नहीं सुधारता। और मैं जानता हूं कि ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। तब कहता हूं कविता लिखना आसान है, कविता जीना कठिन है। दामिनी के लिए विजय चौक पर पिटने से पहले मैं भी समझता था कि भारत माता की जय कहना आसान है, लेकिन पहली बार लाठी पड़ी तो पता चला कि ताली बजने और लाठी बजने में क्या अंतर है। ताली बजने में वाह वाह होती है, लाठी बजने में आ होती है। और अगर किसी विशेष दिशा से हवा चले तो कभी होनी शुरू हो जाती है। तब मैं एक गीत पढ़ता हूं, हमने और आपने बदला क्या है इन 3 सालों में। हमें कुछ नहीं मिला, ना लोकपाल मिला, ना राइट टू रिकॉल मिला, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें जो मिला है वो बहुमूल्य है। 64 साल में, वो 66 साल में बहुमूल्य है। सुने मंच भी, करुण जी की पंक्ति पढ़ता हूं, अलवर के मेरे बड़े कवि राजस्थान के। उन्होंने आंदोलन पर यह कहा कि हमने और इस जवान पीढ़ी ने किया क्या। हमने ये किया कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। ये 50,000 तिरंगे ओम बिरला जी इसलिए हाथों में आए क्योंकि इस देश को तिरंगा उठाने का अभ्यास हो गया है पिछले 3 साल में। ये तिरंगा हाथ में लेने लगा है अपनी हर बात पर कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। हम देशद्रोह के, और बताना कि हाड़ौती का बोलता हुआ खून आपकी नसों में है, जगदीश सोलंकी की परंपरा का खून आपकी नसों में है, स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम का खून आपकी नसों में है। मुझे बताना कि हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। इस भ्रष्ट तंत्र के अंदर को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। संसद के अंदर जाते ही सब इस बात पर एक हो गए। मैं रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर क्या खड़ा हो गया। 28 तारीख को अनशन खत्म हुआ तो 30 तारीख को मेरे घर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, जैसे हिंदुस्तान का सारा माल इसी हिंदी के कवि ने समेट लिया होगा। अरे मेरे इनकम टैक्स का हिसाब लेते हो भाइयों, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी तो आरटीआई के अंडर में लाओ। तुम भी तो बताओ 2-2 हजार करोड़ तुम्हारे पास कहां से आए, इसका भी तो हिसाब किताब है। यह सार्वजनिक शुचिता का महायज्ञ है और मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक दलों में काम करने वाले सभी लोग इस पर विचार करेंगे। लोग नारा लगाते हैं लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी का, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, मुझे भी बहुत प्रिय हैं और व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश को विकल्प की नहीं कायाकल्प की जरूरत है। इस देश में नए कानूनों की जरूरत है, इस देश में नए परिवर्तन की जरूरत है। मैं एक कविता पढ़ रहा हूं, इस एकता के नाम जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक को बगल में खड़ा करती है। मुझे पता नहीं कि अफजल गुरु मुसलमान था या नहीं, मैं नहीं जानता कि किश्तवाड़ में कौन मर रहा है, मैं केवल ये जानना चाहता हूं। मैंने उमर अब्दुल्ला को भी ट्वीट किया, मैंने लिखा कि जिस तरह आपने प्रतिपक्ष के नेता अरुण जेटली को किश्तवाड़ जाने से रोक लिया, उस तरह अगर राहुल गांधी जाना चाहते तो आप रोक ले।
नहीं रोकने, जाने देते। लेकिन मैं उनसे भी ये जानना चाहता हूं, जेटली साहब से, आप किश्तवाड़ जाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 32 दंगे हुए हैं आपके बहुत पास, मेरठ में, मुरादाबाद में, बरेली में, आप वहां भी गए होते, आप वहां भी गए होते। हम कोशिश करें कि हम करते हुए नहीं, होते हुए दिखाई दें। मैं एक कविता सुना रहा हूं और मैं हर उस मुसलमान को प्रणाम करता हूं इस बेला में जो रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे के खानदान से आता है, जो तीर्थयात्रियों को जब तक रामेश्वर के मंदिर में छोड़कर आता था और जितनी देर में तीर्थयात्री परिक्रमा करते थे उतनी देर में नाव में बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ता था। मैं बिखरी जुल्फों वाले उस अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं। तब मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। ईद और तीज एक दिन पड़े इस बार। कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया अल्पसंख्यकों का, तो कांग्रेस से घृणा करिए, उससे सवाल पूछिए, उससे जवाब मांगिए। लेकिन जिनका किया वो तो बेचारे हैं, वो तो पढ़ ना पाए, वो तो जान ना पाए। वो साथ आएंगे तो शायद देश बदलेगा, हम सब साथ आएंगे तो देश बदलेगा। मेरे नौजवान दोस्तों, 1930 से लेकर 1960 तक अमेरिका सारे झगड़े भूलकर एक साथ खड़ा हो गया था। आप कसम उठा लो, अगर अगले 10 साल हिंदुस्तान सारे झगड़े भूलकर एक साथ खड़ा हो गया तो अगले 1000 साल हिंदुस्तान को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप भाजपा में चले जाना, कांग्रेस में चले जाना, अन्ना के साथ चले जाना, रामदेव जी के साथ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फेसबुक पर प्रवचन करते हुए लोग, ये जो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, कुमार जी, सुंदर सी पत्नी, टेडी बियर जैसे 2 बच्चे, एक फोटो खिंचा लें सर। मैंने कहा खिंचाइए। फिर फोटो खिंचाने वाले बात करें, वेल डन वेल डन, और कैसा चल रहा है आपका आंदोलन? मैंने कहा इजराइल में चल रहा है। बोले समझे नहीं। मैंने कहा तेरा तो है ही नहीं, हमारा ये है, तो हम ही बचे इस काम के लिए, लुटने पिटने के लिए, हम ही लाठी खाएंगे। तू घरवाली के साथ चेन्नई एक्सप्रेस देना है, देखने जाइयो। तब मैं पंक्तियां एक पढ़ रहा हूं। पवित्र मंच से सत्तन जी बैठे हैं, भारत मां का चित्र है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करता हुआ कोई भी भारत का भ्रष्ट बुद्धिजीवी नजर आए, चाहे वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठा हो, चाहे फेसबुक पर प्रलाप कर रहा हो, उसको मेरी ओर से एक टिप्पणी दे देना कि इस समय इकट्ठे रहो, इस समय जोर से बोलो भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत बातों के खिलाफ, क्योंकि मनुष्य हैं हम, भारत मां के बेटे हैं। अरे मूर्खों, दिन भर गली में रोटी पर, बोटी पर और कुतिया पर लड़ने वाले कुत्ते भी रात को गली में चोर घुसता है तो एक आवाज में भौंकते हैं, तुम तो बादली में अच्छे हो। पढ़ता हूं, अब जागो तो सब जागो। एक कविता सुनाता हूं जो आप सब सुनना चाहते हैं। मुझे पता नहीं है कवि सम्मेलन का सफर कब तक है, मुझे पता नहीं है मेरा सफर कब तक है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये पीढ़ी जो सामने बैठी है, जिसको कुछ नहीं समझती पॉलिटिक्स, ये आने वाले चुनाव में बताए कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं सियासत का, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि शोहरत न अता करना मौला वागरे। क्या मांगते हैं ये लोग? सीमा पर खड़े हुए लोग क्या मांगते हैं? 5 बेटों के शव आ गए और संसद में बैठकर इस बात पर चर्चा चल रही है कि हमारे टाइम में तो इतने मरे, तुम्हारे टाइम में तो उतने मरे थे। अरे ये शहीदों के शव हैं यार, ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है कि तुम्हारी क्रिकेट का स्कोर चल जाए। और 10-10 मैं सलाम करता हूं बिहार की उन चारों वीरांगनाओं को जिन्हें 10 लाख रुपए फेंक कर मारे सरकार के मुंह पर, जिन्होंने केंद्र सरकार के मुंह पर 10 लाख रुपए फेंक कर मारे कि रखो अपने 10 लाख रुपए, अगर लौटा सकते हो तो हमारे एक शहीद पति के बदले में 5 उनके आदमी लौटाओ, तब मैं माने कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं कभी हूं, मैं युद्ध क्यों चाहूंगा? मैं किसी भी महिला की मांग उजड़ी हुई क्यों देखूंगा, चाहे सरहद के इस पार हो या उस पार हो। लेकिन 10 लाख रुपए देकर अजय आहूजा का कर्ज नहीं चुक सकता। हमारे कवि विनीत ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को। आपको कभी लगता है, आप कभी ओबामा को चलते हुए देखो, आप कभी पुतिन को चलते हुए देखो, लगता है देश जा रहा है, लगता है रूस जा रहा है, लगता है अमेरिका जा रहा है। आप भारत के प्रधानमंत्री को देखो, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अच्छा, प्रेस के सामने भी अगर प्रेस होगी तो प्रेस के सामने आएंगे और यूं करेंगे, यूं
मतलब वो बताना चाहते हैं कि निपटा दिया है, खत्म, पोछा लगा दिया। अरे देश है तो देश की तरह चले। विनीत ने कहा कि तुमने 10-10, मैं आपको क्रोधित नहीं करना चाहता, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। मुझे क्यों लग रहा है कि कोटा का जोश ठंडा पड़ गया? अगली 2 पंक्तियों में मुझे बताया कि मैं गलत था। यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। लो, मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजो अपने बेटा को। हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें। हमारा गुस्सा नाजायज नहीं है, हमारा गुस्सा नाजायज नहीं है। हम दुनिया के फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं। वी इंडियंस आर द फर्स्ट क्लास सिटीजन रूल्ड बाय द थर्ड क्लास गवर्नमेंट। हिंदुस्तान का कोई आदमी भ्रष्टाचारी नहीं है। ये वो देश है सुबह चींटी के लिए आटा डालता है। ये वो देश है जो सूर्य को छिपते हुए भी नमस्कार करता है। ये वो देश है जो इतना इको सेंसिटिव है कि छिपकली भी, सबसे गिलगिला प्राणी जिससे महिलाएं डरती हैं, हमारी किसी बहन के सिर पर गिर जाए तो मां कहती है कि तुझे राजपुरुष मिलेगा, हाथ पर गिर जाए तो कहती है तुझे कंगन मिलेगा। हम उसे भी मारना नहीं चाहते, हम इतने इको सेंसिटिव हैं। हमें आपने ऐसा बनाया कि हम ये सोचने पर मजबूर हुए अधिकांश थे कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। आपने हमें ऐसा बनाया। तब मैं इस गुस्से को गाना चाहता हूं, सुनेगा कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। वाह करना दौलत। और तीसरी बात वो मना करता है जो मुझको भी चाहिए, शायद इन्हें भी चाहिए थी जो खड़े हैं, कि दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की पर जब लाल किले से आवाज चाहे कल कमजोर सुनाई दे चाहे बारीक, लेकिन कोटा से मर्द हिंदुस्तानी की आवाज सुनाई देगी आप सबके वहां। शम्मे वतन की पर जब कुर्बान पतंगा हो, एक एक स्वर और एक एक हाथ ताली में सम्मिलित हो, कसम देना। शम्मे वतन की पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर दंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर दंगा, होठों पर दंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। वन सुनाता हूं, सुनेगा कि बस ये एक सदा ही सुने सदा। हम आपको नेता कैसे मान ले भाई? देश स्पेन में होता है, पप्पू स्पेन में होता है। बोले कहां गए थे? बाल कटाने। भारत में सिर्फ नाक कटाने ही आते हो क्या? दामिनी हो जाए, गुड़िया हो जाए, एफडीआई आ जाए, आग लग जाए, लंका लुट जाए, वो बहारी है। तब पंक्तियां सुनाता हूं, सुनेगा। और ये मेरे छोटे भाई बैठे हैं, 24 घंटे में कहते हैं कि ईश्वर एक बार सरस्वती के रूप में कवि की जबान पर बैठता है। मैं कवि तो नहीं हूं, कवियों का अंशज जरूर हूं, वंशज जरूर हूं। शायद इसलिए इस क्षण मेरी जिब्या पर सरस्वती हो। आप सबके लिए दुआ मांगता हूं, आप इतने ऊंचे उठे कि सितारे आपको देखकर शर्माएं। भगवान करे आप इतने ऊपर आपका नाम जाए। लेकिन आपको एक बद्दुआ भी देता हूं कि भगवान आपको कभी इतना ऊंचा ना उठाए कि जिन्होंने आपको ऊंचा उठाने के लिए अपना परिश्रम कोटा में बोया वो आपको छोटे लगने लगे, वो आपको खराब लगने लगे। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा। डॉक्टर राणावत ने अटल जी के घुटनों का ऑपरेशन किया था। वॉशिंगटन जाइए तो खुशी से सीना दुगना हो जाता है, मुझ जैसे आदमी का भी जो थोड़ा है। ये सोचकर कि अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा के व्यक्तिगत डॉक्टर्स की टीम में 18 में से 13 भारतीय बेटे बेटियां, यह हिंदुस्तान में जल रहा है।
यह हिंदुस्तान का जलवा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की है। यह हमारी रात की सेंचुरी है। मनवीर भाई साहब, सत्तन जी, मैं सोचकर रोमांचित हो जाता हूं, आप भी सोच के देखो तो आपको थ्रिल हो जाएगा, रोमांच हो जाएगा। सोच के देखो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का सबसे दबंग आदमी ओबामा बेहोशी की दवा लेकर अपने शरीर को सौंप देता है भारतीय लड़के लड़कियों को कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, तुम भारत माता के प्रतिभाशाली बेटे हो, करो मेरा इलाज। मुझे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी विद्वत्ता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। अगली बात जो कह रहा हूं, अगर गुस्सा आए तो अपनी भुजाओं को बताना कि वे मस्तिष्क के साथ जुड़ गई हैं। दुनिया के सारे नेता हमारे बेटे बेटियों पर भरोसा करते हैं, हमारी प्रतिभा को पूरी दुनिया प्रणाम करती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी हमारे डॉक्टर्स पर भरोसा करता है, और हमारे देश की एक नेता है, उन्हें जरा सी बीमारी हो जाती है तो विदेश चली जाती हैं। आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं करती, और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके हिंदुस्तान का भविष्य सौंप दूं उसको। आपको हमारे लड़कों पर भरोसा नहीं है, और मैं आपके टेडी बियर पर भरोसा करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सौंप दूं, जबकि हमारे लड़के तो पढ़े लिखे भी हैं भाई। अच्छा, अब हम क्या सुनाता हूँ जी भाई कि बस ये एक सदा ही सुने सदा। मुझे माफ करिएगा अगर मैंने कोई अनुचित बात कही हो। कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। मैंने 2 साल पहले तो कभी गाली नहीं सुनी, मैंने कभी विरोध नहीं सुना, मेरे घर धमकी के फोन नहीं आए थे, मेरे दरवाजे पर आकर लोगों ने हंगामा नहीं करा था। क्या कर दिया है भाई साहब, क्या नुकसान कर दिया है? सवाल ही तो पूछ रहे हैं, बात ही तो पूछ रहे हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। दिल्ली के प्रवक्ता कहते हैं, केंद्रीय मंत्री अजय माकन कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल लाने दो, इससे 82 करोड़ भूखे भारतीयों को रोटी मिलेगी। शर्म नहीं आती कि 66 साल बाद इस देश में 82 करोड़ लोग भूखे हैं? तुम राज्य कर रहे थे, राज्य कर रहे थे। और हमसे पूछते हैं कि आप इतने आक्रोश में क्यों हैं, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हुजूर, आपके कृषि मंत्री के मुंह पर एक चाटा मारने की कोशिश की थी एक सिरफिरे ने। आप 2 दिन तक पूरी संसद विलाप की मुद्रा में आ गई थी। शरद भाऊ, शरद भाऊ, भाजपा वाले भी चिल्ला रहे थे, सुषमा स्वराज भी कह रही थी शरद भाऊ की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़ी खराब हरकत है, लोकतंत्र पर हमला है। मानते हैं गलत हरकत है, जिसने भी की थी गलत की थी, लेकिन हुजूर हमसे पूछो उठाए हैं कितने सितम, जिंदगी से चले मौत तक आ गए, एक हम हैं जो चुप सहते रहे। आप थप्पड़ लगाओ और घबरा गए। आपको जरा सी देर में परेशानी हो गई कि बस ये एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में। बस ये एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में। ये फहराते हुए तिरंगे, ये आप सब इसको मन में रखना और याद रखना कि हिंदुस्तानी अगली 2 पंक्तियों पर बहा देना। बस सबके जलते सहराओं में जीते जी इसका मान रखे, जागना कोटा वालों, जीते जी इसका मान रखे, मर कर मर्यादा याद रहे। वाह, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। वाह, गोधरा न हो, गुजरात न हो, न गोधरा जैसी क्रिया हो, न गुजरात जैसी प्रतिक्रिया हो, दोनों पर बराबर रो। अकेले गुजरात दंगों पर रहोगे तो लोग चोटा समझेंगे, अकेले गोधरा पर रहोगे तो लोग कुछ और समझेंगे। बराबर बातें बोलो, छद्म मत तोड़ो। मुझसे जो सहमत हो, जो सच्चे धर्मनिरपेक्ष हो, वो बताएं। मैं बिल्कुल, आप ओम बिरला जी आपसे सहमत नहीं हूं, आप लोग सांप्रदायिक हो, मैं धर्मनिरपेक्ष आदमी हूं। जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई है, मैं धर्मनिरपेक्ष हो गया। अखिलेश यादव की सरकार से पहले हमारे यहाँ छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था गैसे गणेश। अखिलेश यादव जी ने आए और कहा कि गणेश सांप्रदायिक है, अब पढ़ाया जाता है गैसे गधा। तब मुझे पता चला गणेश सांप्रदायिक और गधा धर्मनिरपेक्ष। गोधरा न हो, गुजरात न हो, सब हाथ उठेंगे, हाथ खोलना। गोधरा न हो, गुजरात न हो,
इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, जैसे होठों पर गंगा हो, होठों पर गंगा, होठों पर गंगा हो, हाथों में। आखिरी बंद सुनाता हूं और अंतिम 4 पंक्तियां आपने काव्य पाठ की कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। वाह यार, अच्छे खासे शो चल रहे थे, अच्छे खासे टीवी वाले बुला रहे थे। सुबह उठते बाद में वो मैनेजर आके कहता है सर वो मीडिया वाले आ गए कैमरे लेके। मैंने हमने क्या कर दिया? बोले जी आपने कुछ नहीं करा, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर दिया। अब बताओ, मतलब हम नित्य नैमित्य क्रियाएं करते हैं, चिड़िया बीट करती है, ये ट्वीट करते हैं। कई तो ऐसे छोड़ रखे हैं जिनके मुंह में ऐसा वाला सिम कार्ड है जिसमें आउट गोइंग है। कुछ तो सोचो भाई क्या हो रहा। तब पंक्ति पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। वाह, आदरणीय सत्यन जी की अगवानी में 3 लाइन पढ़ता हूं। पंडित जी संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के, उर्दू भाषा के प्रकांड विद्वान हैं और मैं बड़ा थ्रिल हो गया, याद आ गई मुझे मनवीर। मैं इस बिटिया को भी बताना चाहता हूं और जो नए लड़के यहां बैठे उन्हें भी बताना चाहता हूं। कोटा वो जगह है जहां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रेम की कहानी में दुष्यंत ने शकुंतला के सामने प्रणय प्रस्ताव किया था। इसी कोटा में किया था, इसी झाड़ाती में किया था। इसी चर्मण्यवती नदी के किनारे महाराज कर्ण का आश्रम था। कालिदास इसे चर्मण्यवती कहते हैं, चंबल को। दोस्तों मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आप थ्रिल हो जाएंगे। दुष्यंत ने कहा उस लड़की से कि मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूं। ऋषि की बेटी थी, सात्विक लड़की थी। उसने कहा तुम राजा हो चाहे कुछ भी हो, जब तक विवाह नहीं करूंगी तुम्हें शरीर नहीं सौंपूंगी। दुष्यंत ने कहा ठीक है विवाह कर लेता हूं। सुंदर बहुत थी। दुष्यंत ने थोड़ी सी अग्नि जलाई, 7 फेरे लिए और कहा कि गंधर्व विवाह हो गया, तुम्हारे पिता को सूचित कर देंगे, अब तुम मेरी हो गई। उस बच्ची ने विश्वास करा, भोली थी। दुष्यंत ने उसके साथ संपर्क बनाया। दुष्यंत सुबह चले गए। कहानी आती है कि अंगूठी चली गई, इसने भूल गए। मुझे तो लगता है लंपट होगा, इसने भूल गया होगा। मैं पुरुष पर ज्यादा विश्वास कर नहीं सकता, मुझे खुद भी नहीं है तो क्या करूंगा। शकुंतला भोली सी लड़की। 4 महीने बाद पिता को पता चला, पालिता पुत्री थी, पाली थी, पता चला कि गर्भवती हो गई है। तो कर्ण बड़े रोए। उन्होंने अपने आश्रम की सबसे बूढ़ी सन्यासिनी माता गौतमी से कहा कि जाओ राजा दुष्यंत से कहो कि उसने मेरी पुत्री के साथ क्या करा, इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा था एक दिन में, अशोक भाई थ्रिल हो गया, रोने लगा मैं अंदर से कि ये देश था हमारा, इस लोकतंत्र वालों ने कहां पहुंचाया। रात के 3रे प्रहर माता गौतमी पहुंची दुष्यंत के दरवाजे पर और बाहर खड़े हुए सबसे छोटे आदमी से, प्रतिहारी से पूछा कि ये राजा दुष्यंत का महल है। प्रतिहारी ने कहा हाँ राजा दुष्यंत का महल है। माता गौतमी ने पूछा मैं राजा दुष्यंत से मिल सकती हूँ? रात के 3 बज रहे हैं। प्रतिहारी क्या कहता है संस्कृत में? अविश्रमोयम लोकतंत्रस्य सर्वाधिकारा, दिस इज योर कंटिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड राइट टू मीट योर एम्परर एट एनी टाइम। तुम अपने राजा से आधी रात अभी मिल सकती हो, तुम्हारा काम। किसी मंत्री से, किसी सांसद से हम मिल सकते हैं उसके गुंडों के बिना, उसके ठुल्लों के बिना, उसके पार्षदों के बिना? इतनी दूरी। ओम अलग है, ओम बिड़ला अलग है। वो तो मिलते क्या, वो खुद ही मिल जाते हैं सड़क पे। वो तो खुद बाहर जाके कचौड़ी नहीं खाए तो पेट पूरा नहीं होता होगा। तो जब तक एक बार एयर नहीं। मैं जो कह रहा हूं इसलिए कहता हूं जन सेवक हो, जन सेवक की तरह रहो। मालिक से ज्यादा आंखें मत मिलाओ, क्योंकि ये मालिक है, ये एक बटन दबाकर सारी औकात खराब कर देता है, फिर ढूंढता फिर जाता है आदमी कहां चला गया। तब पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा जी भाई। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। वाह, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जीजा जी आपने किया होगा। पर ये चमत्कार जो आपने किया कि 1 लाख से 350 करोड़ कमाए, ये जरा एक दिन कोटा के दशहरे मेले में आके सालों को बता दो तो ये भी क्यों आईआईटी में चक्कर में लगा बेटा। हम भी कमा खा ले। 1 लाख रुपए की कंपनी, ना ओडी उनका, ना कैश उनका, सब मामला फिट हो गया। अच्छा परसों तो एक मुझसे बोला, परसों एक ने मुझे कहा कि साहब जब वो रिपोर्ट नहीं कर रहे जिसने जमीन दी, और जिसने जमीन ली वो रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो तुम कौन हो चिल्लाने वाले? मैंने कहा जी मूर्ख आदमी हो, सड़क के किनारे कोई किसी को गोली मार जाए और जिसके गोली लगी उसके घर वाले कहें जी हम तो गरीब लोग हैं, हम क्या करें, तो हत्या को छोड़ दें, जाने दें। देश का 350 करोड़ का राजस्व लुट गया, उसका हिसाब कोई नहीं मांगेगा आपसे, कोई पूछेगा नहीं। आपको एक गलतफहमी हुई है कि आप ही के खानदान में चश्मे चिराग पैदा होते हैं। भारत माता इतनी बांझ नहीं हुई कि 550 अच्छे लड़के लड़कियां ना पैदा करते।
कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके। इसने सरदारों के बारे में बोला। मैं क्षमा चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी भी एक सरदार है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं उस बड़ी परंपरा को प्रणाम करता हूं जो गुरु गोविंद सिंह की उस परंपरा से जाती है, जिसको इसने छंद सुनाया था, जिसमें कहा कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। आरटीआई को खत्म करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये मुझसे बोला जी आरटीआई के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैंने कहा देखो, प्रधानमंत्री जी को डर है कि कोई आरटीआई डाल के पूछ नहीं ले कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि सोनिया जी ने ना प्रधानमंत्री बना तो रखा लेकिन बता नहीं रखा है। लोग कहते हैं कि साहब ये बेईमान लगते नहीं है। मैंने कहा हो सकता है भाई, देखो हमने तो फाइलें देखी इसलिए कह रहे हैं कि कोयले में इतना लूट लिया, इतना खा लिया। खैर कोयले में तो बराबर बराबर बटा, छोटा माल मोटा माल दोनों तरफ गया। लेकिन दोस्तों मुझे कहानी, हमारे यहाँ बिहार से एक आदमी दिल्ली आया रेल से, वो उतरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जैसे वो निकलने लगा उसने टीटी को देखा, टीटी ने उसे देखा, टीटी को देखते ही वो भागा, टीटी भी रसीद फेंक के उसके पीछे भागा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सारे टीटी भागे, 13 नंबर पर उसको दबोच लिया। और टीटी ने कहा अच्छा बेटा बिहार से आ गए बिना टिकट, तो उसने तुरंत पीछे की जेब में हाथ डाला और रिजर्वेशन का टिकट दिखाया। तो टीटी बोला कि बेटा जब तुम्हारे पास से टिकट था तो तुम भागे क्यों। तो वो आदमी बोला जी मेरे पास तो था, पर वो जो गांव से 24 आए थे उन्हें कौन बाहर निकालता। आप इधर वो उधर। बहुत अच्छे। तो मैडम ने एक आदमी को तो टिकट दे रखा और बाकी इतने सारे बिना टिकट लंपट चढ़ा दिए कि गीता का ज्ञान सुने न सुने। अच्छा इनके बड़े मजे हैं भाजपा वाले, आजकल इनको किसी को फोन करो इनके मोबाइल में एक ही रिंगटोन बजती है, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, करता है कोई और अपना नाम हो रहा है। इनका ये करना है, तुम कर लो, तुम्हें जो करना कुटना पिटना है, लुट पिट तुम लो, सरकार अपन बना लेंगे। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, और अपन ने क्या करा, अपन हारे जीते पता नहीं, लेकिन रायता पूरा फैलाएंगे। कि गीता का ज्ञान देखो अपने अपने अखाड़े हैं। ओम जी आपका अपना अखाड़ा है कि आप जनप्रिय हो, हमारा ये अपना अखाड़ा है। दिल्ली में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं अरविंद के साथ मिलकर कि एक अखाड़ा लड़े। हमारे गांव में एक हरियाणा का पहलवान आ गया था, उसने लंगोट घुमाई, अरे जिसकी माँ ना दूध पिलाए और मुझसे लड़े। उसने 5-7 मार रखे थे, कुश्ती नहीं मार दिए थे, तो 5 गांव के पहलवान डर गए। कोई चुनौती ना ले उसकी, कांग्रेस जैसा अराजक पहलवान ना होगा। उसने कहा कि बहुत किसी माने, तो कोई नहीं बोला, सब चुप पड़े रहे 7 साल तक जैसे ये रहे। तो एक गांव के सेठ जी थे, बेचारे पतले दुबले से थे, 45 किलो के, अरविंद के टाइप ही रहे होंगे। बोले भाई मैं लड़ूंगा इससे संडे के दिन। पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि चलो सेठ जी की शव यात्रा ही देख लेंगे इस बार। सेठ जी ने कंधे से कंधा मिलाया, सिर से सिर मिलाया, भारत माता की जय। और पहलवान के कान में बोले तू पागल है, मरने आ गया, तू मुझे जानता नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे घिसते दाव है, 15 मिनट में मर जाएगा और 1 लाख रुपए में मरेगा। पागल, मेरा अपना गांव है, तू मुझसे हार जा, कल गले पे आके 5 लाख ले जाइए। पहलवान को स्कीम समझ में आ गई। पहलवान थोड़ी देर घिसा और फिर नीचे पलट गया। सेठ जी उसके ऊपर भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लग गए। अगले दिन रात को पहलवान सेठ जी के गले पे पहुंचा, सबसे नजर बचा के। बोले वो सेठ जी 5 लाख रुपए। सेठ जी बोले कौन से 5 लाख? बोले जी कल आपने अखाड़े में नहीं गई थी, 5 लाख रुपए दूंगा। बोले अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल दिया, उसमें क्या है? तो आप अपना दाव चलो, अपना दाव चलेंगे, इसमें क्या है? कि गीता का ज्ञान सुने न सुने। और इतना तो मैं तब बोल रहा हूं जब पेमेंट नहीं हुआ है। अच्छा वो मित्र इतने पुराने कि ये भी पता नहीं है कि होएगा कि नहीं होएगा। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ। और आखिरी लाइन अपनी कविता की और इस छंद की अशफाक को समर्पित करता हूँ, उन सब राष्ट्रवादी मुसलमानों को समर्पित करता हूँ जो अमरनाथ यात्रा में पिट्ठू का काम करते हैं, जो वैष्णो देवी में अपने कंधों पर उठाकर हमारी माओ को ले जाते हैं उस दरबार में जिसे सच्चा दरबार कहा जाता है। मैं उस पूरी राष्ट्रवादी परंपरा को समर्पित करता हूँ। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूँ,
एक एक व्यक्ति का हाथ ऊपर हो अगर मैंने पिछले 2 घंटे में मेहनत ठीक की हो। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में जन मन में जन मन में जन जन मन, इस मन में उस मन में जन मन में आदि, जन मन में जन मन में, इस मन में उस मन में, जन मन में उछल देश प्रेम का जलद तरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथ करो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, भारत माता के, भारत माता के। आप सबने इस आजादी के उत्सव को जिस क्षण पर मनाया, जो जहां खड़ा वहां बैठे, मैं आप सबकी चेतना के साथ अब उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जिनकी प्रस्तुति के रंगों ने मुझे सदा ऊर्जा दी है और मुझे ऐसा बनाया है। मैं मंच के संपूर्ण आदर के साथ पंडित सत्यनारायण सत्तन को आमंत्रित करता हूं। एक बार हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सत्तन जी का स्वागत करें। ये लगाओ, ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, इसे लगाओ। जो जहां बैठा, कोई नहीं उठ रहा पंडित जी, सभी बैठे हुए। आप सब जितने भी बैठे